Hello my dear student and welcome back to National Career Point of India. Once again in today's video we are going to start a very new chapter, class 10th chapter number 5. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है नेशनल करियर पॉइंट ऑफ इंडिया में। मैं हूं सैफ हनफी और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 को, जिसका नाम है जयपर क्रम, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। क्लास 10th की बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बिहार बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को। तो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले जो चीज़ें आपके माइंड में भी आई होंगी वो है क्या? जयपर क्रम। जयपर क्या है? तो हमारा जो शरीर दिख रहा है या जितने भी जीव जंतुओं का शरीर जो आपको दिखता है, उन सभी को चलाने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं हो रही होती हैं, बहुत सारे अनुरक्षण के कार्य हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर, यानी मेंटेनेंस के कार्य बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। सब काम को कार्य करने के लिए शरीर के अंदर अलग अलग अंग लगे हुए हैं जो इस काम को पूरा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा शरीर जीवित है। अगर ये काम न हो तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे। जैसे कि आप बोर्ड पे मेरे पीछे देख रहे हैं जयपर क्रम, जिसको एनसीईआरटी ने इस तरह डिफाइन किया है। जयपर क्रम वो सभी प्रक्रियाएं हैं जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण के कार्य करते हो, उसे जयपर क्रम कहते हैं। जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं जयपर क्रम, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। वे सभी प्रक्रम, जयपर क्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के कार्य करते हैं, जयपर क्रम कहलाते हैं। इसी को मेंटेनेंस, अनुरक्षण मीन्स होता है मेंटेनेंस यानी बरकरार रखना। और इस चैप्टर में जयपर क्रम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन बोलते हैं। नंबर 2 शोषण। नंबर 3 परिवहन या वहन, जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। और नंबर 4 उत्सर्जन। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पोषण को पढ़ेंगे। पोषण में से होता है भोजन ग्रहण करना। किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है, और शरीर में ताकत लाने के लिए हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं। पोषक तत्व मीन्स संतुलित आहार, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पोषण भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा गया है। नंबर 1 स्वपोषी पोषण, नंबर 2 विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंदर वो जीव आते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और विषमपोषी पोषण के अंदर वो जीव आते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हो, जैसे कि मनुष्य। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वपोषी पोषण की। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हो। स्वपोषी पोषण वो होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हैं, उदाहरण हरे पौधे, शैवाल जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण जिसको हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हो, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर होते हैं, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, अन्य जीव जंतु, इसी तरह हो गया पक्षी जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और गाय और बिल्ली और कवक और अमीबा। कवक को फंजाई भी बोलते हैं। स्वपोषी पोषण के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 रासायनिक संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपना भोजन तैयार करने के लिए सूर्य का उपयोग करते हैं, जैसे कि हरे पौधे। और रासायनिक संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपना भोजन तैयार करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, बैक्टीरिया। अब प्रकाश संश्लेषण को हम इस चित्र के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। प्रकाश संश्लेषण जिसको अंग्रेजी भाषा में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स होता है बनाना, और सिंथेसाइज यानी सब चीज़ को एक साथ लाना। तो बच्चों मान लीजिए कि हमारे पास ये एक हरा पौधा है। इस हरे पौधे पे सूर्य का प्रकाश इस प्रकार पड़ेगा। अब ये इसकी पत्तियां हैं, इनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। अब ये पेड़ वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, और मिट्टी से H2O लेंगे यानी पानी लेंगे जड़ के माध्यम से। तो H2O तो जड़ के माध्यम से ले लिए पौधे, लेकिन CO2 कैसे लेंगे?
तो CO2 लेने के लिए लीफ के अंदर, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम रंध्र बोलते हैं। उसी रंध्र के ज़रिए CO2 पत्तियों में जाता है। जब ये सब चीज़ें पौधे ले लेंगे, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी पानी, तो ये कुछ उत्पाद देंगे। उत्पाद कौन से हैं उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हम लेंगे, फिर H2O लेंगे जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट मीन्स ग्लूकोज, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया होती है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा में संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ CO2 तथा जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, इसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसी को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसमें बदल देते हैं और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। तो चलिए ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। आप इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब एक बच्चे का सवाल है, क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल आपने क्लास 9th में 3 चीज़ें पढ़े होंगे। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। वर्णी लवक जो पेड़ की जड़ों में पाया जाता है, और अवर्णी लवक जो फूल में पाया जाता है, और हरित लवक में ही हरे रंग का पर्णहरित पाया जाता है यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। उसी क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। होगी रासायनिक संश्लेषण वो प्रक्रिया होती है जिसमें जीव अपना भोजन तैयार करने के लिए रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के कच्चे सामग्री को, यानी पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, यानी कच्चे सामग्री की आवश्यकता होगी। तो पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 प्रकार की रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड और नंबर 4 H2O। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री। पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए 4 प्रकार की आवश्यक कच्चे सामग्री की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 सूर्य का प्रकाश, नंबर 2 क्लोरोफिल जो पौधे में मौजूद होता है, यानी पौधे की पत्तियों में मौजूद होता है, और नंबर 3 H2O जो स्थलीय पौधे जड़ द्वारा मिट्टी से जल को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करते हैं, और नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएँ होती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 प्रकार की घटनाएँ होती हैं। सबसे पहले पौधे को सनलाइट की आवश्यकता होती है। बच्चे जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक पौधा है। जब इस पर सनलाइट इस प्रकार पड़ेगा तो इस पौधे की पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। वो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है और जल के अणु 2 भाग में बढ़ जाते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान की घटनाएं, नंबर 1 क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना, नंबर 2 प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल के अणुओं का H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपचयन, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करना। कार्बोहाइड्रेट को ही ग्लूकोज बोलते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, C6H12O6 होता है। आइए अब हम बात कर लेते हैं रंध्र की, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं। पौधों की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी होल होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
वो गैस कौन सी है? वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। और वाष्प उत्सर्जन यानी पानी का वाष्प के रूप में इन्हीं छिद्र के माध्यम से निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। ये छिद्र दो द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। ये पर्यावरण के कारकों के अनुसार खुलते और बंद होते हैं, जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण और शोषण के लिए आवश्यक गैस प्राप्त कर सके और अतिरिक्त जल को नियंत्रित कर सके। रंध्र, जिसको इंग्लिश में स्टोमेटा बोलते हैं, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्र द्वारा होता है। वो गैस कौन से है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं। इन्हीं छिद्र यानी होल के माध्यम से पौधे सांस भी लेते हैं। जैसे हम इंसान नाक से सांस लेते हैं, वैसे पौधे इन्हीं छिद्र के माध्यम से सांस लेते हैं। वाष्प उत्सर्जन यानी ट्रांसपैरेशन की प्रक्रिया पौधे की पत्तियों में उपस्थित रंध्र में होता है। इन्हीं रंध्र द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलते हैं। ये रंध्र का स्ट्रक्चर है, ये पूरा रंध्र का स्ट्रक्चर है। ये कहाँ पाया जाता है? ये पत्तियों की सतह पर पाया जाता है। मान लीजिए कि पत्तियों की सतह पर पाया जाता है रंध्र, जो दो द्वार कोशिकाओं से ये रंध्र दो द्वार कोशिकाओं से घिरा होता है। और यही द्वार कोशिका में हरित लवक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और जिसको हम प्रकाश ऊर्जा बोलते हैं। ये रंध्र दिन के समय में ओपन होता है और रात के समय में बंद हो जाता है। ये बंद रंध्र इस तरह का होता है, देख रहे हैं, ये पूरा क्लोज है एकदम, और ये ओपन है, ये पूरा ओपन है, देख रहे हैं, ये पूरा ओपन है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि रंध्र क्या होता है। ये पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार की। सबसे पहले हम जानेंगे विषमपोषी पोषण होता है क्या। मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूँ विषमपोषी पोषण के बारे में। विषमपोषी पोषण का वह तरीका है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, बल्कि अपना भोजन बनाने के लिए किसी अन्य जीव पर निर्भर रहते हो, उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। जैसे कि मनुष्य। एक बच्चे का सवाल है कि विषमपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाते। बहुत अच्छा सवाल है कि विषमपोषी पोषण अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाते। विषमपोषी पोषण अपना भोजन इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य के अंदर क्लोरोफिल पाया जाएगा। तो विषमपोषी पोषण के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसके कारण वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। इज दैट क्लियर? ओके, आइए हम बात कर लेते हैं विषमपोषी पोषण के प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं विषमपोषी पोषण। नंबर 1 प्राणी संपोषण, नंबर 2 मृतजीवी पोषण, नंबर 3 परजीवी पोषण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राणी संपोषण की। इसके अंदर वो जीव आते हैं जो संपूर्ण भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तथा इनका पाचन इनके शरीर के अंदर होता है, जैसे कि मनुष्य। और मृतजीवी पोषण इसके अंदर वो जीव आते हैं जो मरे हुए जानवर के शरीर एवं सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। यानी ये जीव सड़े गले पदार्थों पर एंजाइम डालते हैं, जिससे कि वो तरल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसे अपना भोजन बना लेते हैं। और परजीवी पोषण इसके अंदर वो जीव आते हैं जो जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर उनको बिना मारे, यानी उनको बिना नुकसान पहुंचाए, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण, जिसको परपोषी, जिसे परपोषी पोषण भी बोलते हैं, जिसे परपोषी पोषण भी, जिसको परपोषी पोषण भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और विषमपोषी पोषण का दूसरा नाम क्या है? परपोषी पोषण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परजीवी पोषण की। इसको इंग्लिश में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यह जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे, यानी उनको बिना नुकसान पहुंचाए, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि लीच किसको बोलते हैं? जोंक को। फीता के में जिसको हम टैपवर्म बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टैपवर्म बोलते हैं। और जूई और मच्छर, अमरबेल और किलनी,
ये जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखकर उनको बिना मारे, उनको बिना नुकसान, उनको बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि मच्छर, ये आपके शरीर के बाहर रहते हैं। और जैसे कि फीता कृमि, जिसको टैपवर्म बोलते हैं, ये आपकी आंत में रहता है। ये शरीर के मनुष्य के जीव के अंदर रहता है। तो बात क्लियर होगी। यह जीव अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रखा। अंदर कौन से जीव रहते हैं? ये फीता कृमि, जिसको टैपवर्म बोलते हैं। और बाहर कौन से रहते हैं? जैसे लीच हो गया, जिसको जोंक बोलते हैं अपनी भाषा में, जूई हो गया जो शरीर में रहता है, और मच्छर जो बाहर से हम लोगों की बॉडी को इंजेक्ट करते हैं, उससे अपना भोजन बना लेते हैं। और मितजीवी पोषण, इसको सेफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें वो जीव आते हैं जो अपना भोजन मित जीवों के शरीर एवं सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। जैसे कि कवक हो गया, यीस्ट हो गया, मशरूम हो गया, फफूंदी। ये कब आपने बरसात के मौसम में अम्ब्रेला टाइप का एक वाइट सा थोड़ा छत्ता देखा होगा, जिसको हम कवक या इसी को फंजाई भी बोलते हैं। फंगी या फंजाई, इसी को फंगी भी बोलते हैं। और नंबर 3 होता है प्राणी संपोषण। इसके अंदर वो जीव आते हैं जो भोज्य पदार्थ, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा इनका पाचन शरीर के अंदर होता है। इनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जैसे कि अमीबा, मानव, अन्य जीव जंतु। प्राणी संपोषण को उनके भोजन और उनके पाचन के आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। यानी जीव द्वारा किस भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाएगा, ये उसके पाचन विधि और शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करेगा कि वो कौन सा भोजन ग्रहण करेगा। ये 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सौनहारी। शाकाहारी, इसके अंदर वो जीव आते हैं जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। और मांसाहारी, ये केवल जंतुओं को खाते हैं। और सौनहारी, ये पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, शाकाहारी केवल पौधों को खाते हैं, जैसे हिरन, गाय, बकरी। और मांसाहारी केवल अन्य जानवरों को खाते हैं, जैसे कि बाघ और शेर। बाघ और शेर जो है ये केवल जानवरों को खाते हैं। और हिरन और गाय या बकरी जो होते हैं ये पौधे, यानी घास वगैरह घास को खाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे जिसको खा लेते हैं। और सौनहारी जो पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं, जैसे कि मनुष्य पालक का साग भी खा लेता है। आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और इसमें किसी को कोई प्रकार का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।